नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ विश्लेषण है जो इसकी कहानी, पात्रों और इसके जो गहरे संदेश हैं उन पर रोशनी डालते हैं। जी। सोचिए, 1924 में लिखा गया उपन्यास है ये। हाँ। और आज भी मतलब कितना रेलेवेंट लगता है। बिल्कुल। इसकी कहानी एक साधारण नेत्रहीन व्यक्ति सूरदास के बारे में है, जो अपनी जमीन और अपने उसूलों के लिए उस वक्त के ताकतवर लोगों से भिड़ जाता है। हाँ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे युग का आईना है ना? हाँ। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से रंगभूमि के संसार को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि रंगभूमि महज एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी नहीं है। हाँ। जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, प्रेमचंद ने इसके जरिए उस दौर के बड़े बदलावों, जैसे औद्योगिकीकरण की जो आहट थी, पुरानी सामंती व्यवस्था की जकड़न और गांधीवादी विचारों का उदय, इन सब के बीच जो आम आदमी का द्वंद्व था, उसको बड़ी खूबसूरती से उकेरा है। अच्छा। ये एक तरह से समाज की प्रयोगशाला है, मतलब जिसे प्रेमचंद ने शब्दों में ढाला है। तो कहानी का केंद्र है पंडेपुर गांव, उत्तर प्रदेश में। जी। यहीं हमारी मुलाकात होती है सूरदास से। जैसा आपने बताया, वो नेत्रहीन हैं, गरीब हैं और सामाजिक तौर पर भी मतलब नीचे समझे जाने वाले चमार समुदाय से हैं। हाँ। लेकिन इन सब के बावजूद गांव में उनका मान है। वजह उनका अटल आत्मसम्मान और उनकी गहरी धर्मनिष्ठा। बिल्कुल। और उनके पास है पुरखों से मिली एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा। हाँ, और वो जमीन का टुकड़ा सिर्फ मिट्टी नहीं है, जैसा कि कई विश्लेषण बताते हैं। वो जमीन सूरदास की पहचान है, उनके स्वाभिमान और उनकी जड़ों का प्रतीक है। वो उनकी इज्जत है, उनकी विरासत है। सही। यही हमें गांव की पुरानी व्यवस्था, यानी वो जो सामंती ढांचा था, हाँ। उसका असर भी साफ दिखता है। इसका चेहरा है गांव के बड़े जमींदार राजा महेंद्र कुमार सिंह। अच्छा। और दूसरी तरफ बदलाव और वो जो विकास जिसे कहते हैं, उसका प्रतीक बनकर आते हैं अंग्रेज उद्योगपति मिस्टर जॉन सेवक। और बस यहीं से कहानी में वो टकराव शुरू होता है। हाँ, बिल्कुल। मिस्टर जॉन सेवक गांव के पास एक सिगरेट की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये विकास है, मुनाफे का सौदा है। और इस फैक्ट्री के लिए उन्हें चाहिए वही जमीन जो सूरदास की है। और सूरदास वो साफ मना कर देते हैं। हाँ। उनके लिए वो जमीन बेचने की चीज ही नहीं है। वो उनके पुरखों की निशानी है, उनकी आत्मा का हिस्सा है। उनका तर्क भी बड़ा सीधा है कि ये जमीन किसी की जान लेने वाले काम के लिए, मतलब सिगरेट के लिए, सिगरेट फैक्ट्री के लिए कैसे दी जा सकती है। यहाँ प्रेमचंद सूरदास के जरिए एक नैतिक सवाल खड़ा करते हैं, जो सिर्फ उस जमीन तक सीमित नहीं रहता। ये बात दिलचस्प है। तो ये सिर्फ संपत्ति का मामला नहीं, बल्कि मूल्यों का टकराव है। हाँ, बिल्कुल, मूल्यों का ही टकराव है असल में। अच्छा, इस संघर्ष में सूरदास अकेले तो नहीं होंगे? कोई तो होगा साथ देने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही कहानी में दो और अहम किरदार आते हैं। कौन? एक है सोफिया, एक ईसाई मिशनरी की बेटी है, पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली और काफी संवेदनशील। दूसरी तरफ है विनय। ये राजा महेंद्र कुमार सिंह का ही बेटा है, लेकिन पिता के उलट वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। अच्छा, पिता जमींदार और बेटा गांधीवादी। हाँ, बिल्कुल। वो अहिंसा और समाज सुधार में यकीन रखता है। ये दोनों, सोफिया और विनय, सूरदास की सरलता, उनकी हिम्मत और उनके नैतिक बल से प्रभावित होते हैं। और अनजाने में ही सही उनके संघर्ष से जुड़ जाते हैं। तो अब मंच पूरी तरह तैयार है। एक तरफ है सत्ता, पैसा और आधुनिक उद्योग का गठजोड़, जॉन सेवक और राजा महेंद्र कुमार सिंह जी। और दूसरी तरफ है एक अकेला, नेत्रहीन, गरीब आदमी, जिसके साथ हैं सिर्फ उसके उसूल और कुछ सहानुभूति रखने वाले युवा। यहाँ से लड़ाई का असली रूप सामने आता होगा, है ना? बिल्कुल। अब सूरदास पर दबाव बनाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। जैसे? जॉन सेवक पैसे का लालच देते हैं, राजा महेंद्र कुमार सिंह सामंती रौब दिखाते हैं, सामाजिक दबाव बनाते हैं। गांव के ही कुछ चापलूस किस्म के लोग, क्या कहते हैं, हाँ, पंडित चुन्नीलाल जैसे। अच्छा, गांव के ही लोग। हाँ, वो सूरदास के खिलाफ माहौल बनाने में जुट जाते हैं। गांव भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कुछ लोगों को फैक्ट्री में रोजगार का सपना दिखाया जाता है। उन्हें लगता है कि इससे गांव का भला होगा। हाँ, ये विकास बनाम परंपरा वाली बहस, मतलब ये तो आज भी चलती है। कुछ लोग सोचते होंगे कि एक आदमी की जमीन के लिए पूरे गांव का विकास क्यों रोका जाए। सही कहा आपने। यही द्वंद्व प्रेमचंद दिखाते हैं। कुछ गांव वाले फैक्ट्री को अपनी पुरानी जीवन शैली, अपनी संस्कृति और खेतीबाड़ी के लिए खतरा मानते हैं।
उन्हें डर है कि बाहर के लोग आएंगे, गांव का माहौल बिगड़ेगा। तो ये सिर्फ सूरदास बनाम जॉन सेवक की लड़ाई नहीं रह जाती। नहीं रह जाती। ये गांव के भविष्य को लेकर दो अलग-अलग नजरियों का टकराव बन जाता है। एक जो पारंपरिक जीवन मूल्यों और खेती पर आधारित है, दूसरा जो औद्योगिक विकास और पैसे को तरजीह देता है। और इस बीच सोफिया और विनय क्या करते हैं? वो कैसे मदद करते हैं सूरदास की? वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनके रास्ते भी आसान नहीं। सोफिया अपने पिता से उम्मीद रखती है, जो खुद एक धर्मगुरु हैं, कि वो सत्य का साथ देंगे, लेकिन उसे निराशा हाथ लगती है। अच्छा, क्यों? उसके पिता भी कहीं ना कहीं व्यवस्था के दबाव में हैं, या शायद उतने नैतिक रूप से दृढ़ नहीं। विनय भी फंसा हुआ महसूस करता है। एक तरफ उसके गांधीवादी सिद्धांत हैं, जो उसे अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलने को कहते हैं। दूसरी तरफ सूरदास पर होता अत्याचार देखकर उसका खून खौलता है। मतलब वो कश्मकश में है। हाँ, वो व्यवस्था का हिस्सा होते हुए भी व्यवस्था से लड़ना चाहता है। ये कश्मकश उसे तोड़ती है। और सूरदास खुद, उन पर क्या बीतती है? दबाव तो बढ़ता ही जा रहा होगा। बहुत ज्यादा। उनकी झोपड़ी जलाने की कोशिश होती है, उन्हें समाज से बाहर निकालने की धमकी दी जाती है, उन पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। अरे बाप रे। लेकिन सूरदास टूटते नहीं। और कमाल की बात यह है, जैसा इन विश्लेषणों में भी आता है, कि सूरदास का हथियार बनते हैं उनके गीत और भजन। अच्छा, गीत और भजन। हाँ, वो शारीरिक ताकत का जवाब आत्मिक बल से देते हैं। वो गाते हैं, लोगों को नीति और धर्म की बातें याद दिलाते हैं, और इस तरह अपना विरोध शांति से लेकिन दृढ़ता से जारी रखते हैं। वो हार नहीं मानते, झुकते नहीं। कमाल है। इसी बीच सोफिया और विनय के अपने द्वंद्व भी चल रहे हैं। आपने बताया था, सुनने में आया है कि उनके बीच एक नजदीकी भी पनपती है। हाँ, बिल्कुल। सोफिया और विनय एक दूसरे के आदर्शों और भावनाओं को समझते हैं, और उनके बीच प्रेम का अंकुर फूटता है। लेकिन यहाँ प्रेमचंद एक और सामाजिक सच्चाई सामने लाते हैं, धर्म और जाति की दीवारें। सोफिया ईसाई है, विनय हिंदू। उनका प्रेम समाज की नजरों में अस्वीकार्य है। हाँ, उस जमाने में तो और भी मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। तो एक तरफ सूरदास का बाहरी संघर्ष चल रहा है, दूसरी तरफ इन दोनों का आंतरिक और सामाजिक संघर्ष। प्रेमचंद दिखाते हैं कि व्यक्तिगत भावनाएं भी सामाजिक बंधनों से कैसे जूझती हैं। तो सूरदास का संघर्ष अब सिर्फ उनकी जमीन का नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन गए हैं। सामंती शोषण के खिलाफ, बेलगाम औद्योगिकरण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। निश्चित रूप से वो एक व्यक्ति से बढ़कर एक विचार का, मतलब एक तरह से एक नैतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। उनकी लड़ाई कमजोर की, वंचित की लड़ाई बन जाती है, जो अपने हक और अपनी आत्मा की आवाज के लिए लड़ रहा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ये संघर्ष और तीव्र होता जाता होगा क्या? गांव वाले खुलकर सूरदास के साथ आते हैं? हाँ, कुछ हद तक। विनय और सोफिया के प्रयासों से और सूरदास की अपनी नैतिक दृढ़ता से प्रभावित होकर गांव के कुछ लोग, खासकर गरीब तबके के लोग, सूरदास के पक्ष में गोलबंद होने लगते हैं। अच्छा। एक छोटा मोटा आंदोलन खड़ा होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जमींदार और उद्योगपति की ताकत बहुत बड़ी है। हाँ, उनके पास तो सब कुछ है। उनके पास पैसा है, पुलिस है, प्रशासन का समर्थन है। वो सूरदास की जमीन पर जबरदस्त कब्जा करके फैक्ट्री का निर्माण शुरू करवा देते हैं। ओह, तो फिर? और तब कहानी अपने सबसे मार्मिक, सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। हाँ। बिल्कुल। जब सूरदास देखते हैं कि उनकी जमीन पर फैक्ट्री बननी शुरू हो गई है, तो वो एक आखिरी शांतिपूर्ण प्रतिरोध का रास्ता चुनते हैं। क्या करते हैं वो? वो सीधे फैक्ट्री की जगह पर पहुंच जाते हैं, अपनी उसी जमीन पर बैठ जाते हैं और भजन गाने लगते हैं। भजन गाने लगते हैं? हाँ, ये गांधी जी के सत्याग्रह का सीधा चित्रण है, जैसा हमारे स्रोत भी मानते हैं। बिना किसी हिंसा के सिर्फ अपनी नैतिक उपस्थिति और आत्मबल के सहारे विरोध करना। ये तो बहुत शक्तिशाली छवि है। एक निहत्था, नेत्रहीन आदमी पूरी व्यवस्था के सामने अकेले खड़ा है, सिर्फ अपने भजन के सहारे। लेकिन इसका अंजाम क्या होता है? अंजाम दुखद होता है। जमींदार के भेजे हुए गुंडे वहां पहुंचते हैं। ओह नो। उनका मकसद सिर्फ सूरदास को हटाना नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत को कुचलना, गांव वालों को सबक सिखाना है। वो सूरदास पर बेरहमी से हमला करते हैं। उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है और अंत में सूरदास दम तोड़ देते हैं। हे भगवान, ये पढ़कर या सुनकर मन बहुत भारी हो जाता है। एक इंसान जो सिर्फ सच और अपने हक के लिए खड़ा था, उसे इस तरह खत्म कर दिया गया। क्या मतलब हुआ फिर इस सब का? क्या उनकी कुर्बानी बेकार चली गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही प्रेमचंद का जो कमाल है वो नजर आता है। उपन्यास का अंत ऊपरी तौर पर दुखद और निराशाजनक लग सकता है,
पर असल में वो बहुत प्रेरणादायक है। कैसे? जैसा कि विश्लेषणों में कहा गया है, सूरदास की मौत बेकार नहीं जाती। अच्छा। उनकी शहादत गांव वालों की सोई हुई अंतरात्मा को झकझोर देती है। अच्छा। जिन लोगों ने डर के मारे या लालच में सूरदास का साथ नहीं दिया था, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तो उनकी मौत एक चिंगारी का काम करती है ना? हाँ, बिल्कुल। लोगों में गुस्सा और आक्रोश भर जाता है। सूरदास का बलिदान उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने की नई हिम्मत देता है। फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन अब और भी जोर पकड़ लेता है। हालांकि उपन्यास के अंत तक फैक्ट्री बन जाती है, लेकिन सूरदास लोगों के दिलों में, उनकी चेतना में हमेशा के लिए जिंदा रह जाते हैं। अच्छा। उनकी हार में एक नैतिक जीत छिपी है। वो शरीर से भले हार गए, पर उनका सिद्धांत, उनका साहस, उनकी आत्मा जीत गई। वो एक प्रतीक बन गए, अन्याय के खिलाफ लड़ने का प्रतीक। तो अगर हम समेटना चाहें तो रंगभूमि के जरिए प्रेमचंद कौन-कौन से बड़े मुद्दे हमारे सामने रखते हैं? स्रोतों ने किन बातों पर खास जोर दिया है? हमारे स्रोत कई परतों को खोलते हैं। पहला और सबसे साफ मुद्दा है सामंती व्यवस्था और जमींदारी प्रथा का क्रूर चेहरा और उसका गरीबों, किसानों, वंचितों पर पड़ने वाला भयानक असर। हाँ, ये तो बहुत साफ है। दूसरा, बेलगाम औद्योगिकरण और तथाकथित विकास के मानवीय और सामाजिक दुष्परिणाम। ये सवाल कि विकास किसके लिए और किसकी कीमत पर। ये सवाल तो आज भी उतना ही अहम है। बिल्कुल। तीसरा, गांधीवादी विचारों, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह की शक्ति, उनकी प्रासंगिकता और उनकी सीमाओं की पड़ताल भी है इसमें। हाँ, ये भी दिखाया है कि अहिंसा का रास्ता कितना कठिन है। बिल्कुल। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है दलितों और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों का संघर्ष, जिससे सूरदास के पात्र के जरिए प्रेमचंद ने बड़ी संवेदनशीलता और गहराई से चित्रित किया है। उनका आत्मसम्मान, उनकी नैतिकता, उनकी पीड़ा, सब कुछ। और पांचवा, जैसा हमने सोफिया और विनय के संदर्भ में देखा, प्रेम और मानवीय रिश्तों के रास्ते में खड़े सामाजिक और धार्मिक बंधन, उस समय के समाज की जड़ता और पाखंड पर टिप्पणी। और ये सब प्रेमचंद अपनी जानी पहचानी, सरल, सहज लेकिन सीधी चोट करने वाली भाषा में कहते हैं। वो गांव के माहौल को, पात्रों की मानसिकता को मानो जिंदा कर देते हैं। हाँ, उनकी यथार्थवादी शैली कमाल की है। वो किसी विचारधारा का प्रचार नहीं करते, बल्कि स्थितियों को और पात्रों के द्वंद्व को पाठक के सामने रख देते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। तो कुल मिलाकर रंगभूमि सिर्फ एक साहित्यिक कृति नहीं है, ये अपने समय का और शायद आने वाले समय का भी एक जरूरी सामाजिक और नैतिक दस्तावेज है। बिल्कुल। ये सूरदास जैसे एक साधारण से दिखने वाले नायक की असाधारण कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि सच और उसूलों के लिए खड़े होने की हिम्मत हर युग में मायने रखती है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो। बिल्कुल सही कहा। और ये उपन्यास आज भी हमें सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। एक विचार जो पाठक शायद अपने साथ ले जा सकते हैं और जिस पर हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं। हाँ। सूरदास की कहानी हमें आज के विकास के मॉडल पर सवाल उठाने को कहती है। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर लोगों को उनकी ज़मीनों से हटाया जाता है, जब उद्योगों के कारण पर्यावरण और स्थानीय संस्कृतियों पर असर पड़ता है, तो क्या हम उन सूरदासों की आवाज़ सुन पाते हैं जिनकी ज़िंदगी दांव पर लगी होती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या विकास की मानवीय कीमत चुकाने को हम तैयार हैं? और क्या अपने ज़मीर की आवाज़ सुनने और उसके लिए खड़े होने का साहस आज कम ज़रूरी हो गया है? या शायद पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी है?